फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण एक जो मैग्नेटिज्म की सिचुएशन बनती है वो क्या है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक ही हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पर, इसको हमें यहाँ पर देखना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इन अकॉर्डिंग टू एच.सी. और एस्टेड। एच.सी. और एस्टेड क्या थे, एक फिजिस्ट थे, एक भौतिक विज्ञानी थे। इनका फुल नेम तो अलग है, मतलब हैंस करके है, लेकिन उनको शॉर्ट में एच.सी. और एस्टेड ही बोलते हैं। डिफ्लेक्टेड ऑफ कंपास निडल। डिफ्लेक्टेड ऑफ कंपास निडल मतलब कि कंपास निडल आपने देखा होगा कि मैग्नेट के आसपास रखने से उसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट वो स्टार्ट कर रहे थे। तो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का मतलब कि उसका एक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसके आसपास मैग्नेट अपना इफेक्ट डालता है। मैग्नेट इफेक्ट डालने का मतलब कि कंपास निडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है और वो बार बार ये परस्यू कराने की कोशिश करती है कि दिस फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके आसपास जो भी चीज़ें आप रखेंगे वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमें इसी पर डिस्कशन करना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो यहाँ पर वही चीज़ें कह रहे हैं एच.सी. और एस्टेड। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल उनके भी दिमाग में आया कि भाई बार बार ये क्यों डिफ्लेक्ट करती है, व्हाट इज द रीजन, वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये तभी डिफ्लेक्ट करती है जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होने का मतलब जैसे फैन है, स्विच ऑन कर दिए तो स्विच ऑन कर देने के बाद फैन क्या करता है, मूव करने लगता है। सेम कंडीशन में जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो एकाएक फैन नहीं रुक जाता, लेकिन उसका पावर जो स्ट्रांग पावर के साथ रन कर रहा था वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और आफ्टर 1 मिनट वो फैन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें कौन सी इवेंट हो रही है, उस इवेंट को जानने की कोशिश ओरेस्टेड महोदय ने किया। और फिर इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, विल शो ए वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। तो उसके कारण क्या होता है, एक वेरिएशंस रिफ्लेक्ट होता है, उस वेरिएशंस को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट में जो एक नया फोर्स डेवलप करती है, उस फोर्स को हम मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में चुंबकत्व कहते हैं। कहने का मतलब कि एक पहली की धारणा है कि सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट के आसपास कोई भी आयरन नेल्स या आयरन की बनी हुई वस्तुएं जो भी हम उसके पास रखते हैं तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो बच्चों को ये लगता है कि नई चीज़ है भाई, इसमें देखा जाए क्या हो सकता है। तो ऐसे ही ओरेस्टेड ने भी इसको जानने की कोशिश की और उसमें सबसे सहयोगी बना कंपास निडल, क्योंकि कंपास निडल अधिकतर जो है ऐसे कॉमर्शियल पर्सन्स के साथ बहुत ही उपयोगी थी जो व्यापार करते थे, समुद्री यात्राएं करते थे। आपको मालूम होगा कि पहले शिप ज़्यादा व्यवसायिक कार्यों में लगती थी, तो शिप का डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में जा रही है, इसका पता लगाने के लिए भी कंपास निडल का यूज होता था, क्योंकि उसमें जो निडल्स हैं वो मैक्सिमम नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में ही स्टे करती थी। तो इसके माध्यम से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उनको पता लग जाता था और नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के बाद ईस्ट वेस्ट का आकलन कर लेते थे। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो इन अकॉर्डिंग टू एच.सी. और एस्टेड। एच.सी. और एस्टेड एक फिजिस्ट का नाम है, एक भौतिक विज्ञानी का, जिनने इस पर इन्होंने अपना एक रिसर्च पेश किया, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल कि जब कंपास निडल हम
लिए रहते हैं, कंपास बॉक्स जो हमारे पास होता है, तो उसमें नीडल क्या होती है कि अगर वो मैग्नेट के आसपास है तो मैग्नेट के आसपास डिफ्लेक्ट होती है। जैसे जैसे हम कंपास को इधर उधर मूव करते हैं मैग्नेट के किसी भी दिशा में, तो वो क्या करती है, बार बार डिफ्लेक्ट होती रहती है। और उसका भी एक लिमिटेशंस देखा गया कि फॉर सम टाइम बीइंग तक और एक निश्चित फील्ड तक ही वो डिफ्लेक्शन होता है। अगर हम उससे काफ़ी दूर लिए जाते हैं तो कंपास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हम उसके नज़दीक आते हैं, मतलब कि जहाँ से उसका मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है वहीं से नीडल वो डिफ्लेक्ट करने लगती है। ऐसा ओरेस्टेड महोदय ने देखा। तो वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने कहा तो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से लगता है कि फील्ड जनरेट की गई है। कहने का मतलब कि दूसरे सेंस में आप ये कर लीजिए, आज की डेट में उस टेक्नोलॉजी को बहुत ही इजी गोइंग यूज़ किया जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कभी कभी आप फैन की स्विच ऑन कर दिए और ध्यान से उतर गया कि हम स्विच ऑफ मतलब ऑन किए हुए हैं। ऑल ऑफ सडन कभी कभी आप फैन चेक करने लगते हैं और फैन में अगर करंट आ रहा हो तो इलेक्ट्रिक करंट आने की कंडीशंस में क्या होता है, जैसे आप टच करते हैं तुरंत इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी में इंटर करने लगता है, आप उससे झटके लगता है, परेशान हो जाते हैं, भाई इलेक्ट्रिक लग गई हमें। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, जो आपको शॉक लगा, वो शॉक लगने से क्या इफेक्ट पड़ता है कि करंट का कोई ना कोई एक अपना चेंज व्यू होता है। और वह चेंज व्यू कैसे पता लगा कि यहाँ स्विच ऑन थी, वहाँ फैन में करंट आ रहा है, और फैन में करंट आ रहा है तो जैसे हम उसको टच किए तुरंत हमारे बॉडी में इंटर कर गया, उसका झटका हमें लगा कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग गया। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, किसी से या स्वयं से कैसे भी स्विच ऑफ कराना आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्विच ऑफ नहीं होगी तब तक वो इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी में इंटर करके आपको अफेक्टेड करेगा। सेम वही सिचुएशन ओरेस्टेड ने ही पेश किया कंपास नीडल के माध्यम से कि वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, कि इसने यहाँ पर पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर हम कंपास नीडल मूव कराते हैं, इधर से उधर डिस्प्लेस करते हैं तो डिफ्लेक्ट होती है। और वह डिफ्लेक्ट होती है तो उसका रीजन क्या है उसको जानने की कोशिश किया कि इन एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसने अपने शब्दों में कहा कि एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो ए वेरिएशन, वो क्या शो करता है, एक वेरिएशन शो करता है इन डिफ्लेक्शन, जिसके माध्यम से हम डिफ्लेक्शन के माध्यम से एक रूट डिसाइड करते हैं। जैसे सर्च लाइट वगैरह की बात आती है तो उससे क्या करते हैं कि हम सामान्य तौर पर लाइट बियरर्स जैसा पथ के पहचान के लिए कर सकते हैं। टार्च का हम यूज अंधेरे में करते हैं तो टार्च जलाते हैं, जहाँ जहाँ रोशनी जाती है हम वॉच करते रहते हैं कि रास्ता जाने लायक है कि नहीं है। तो सेम कंडीशंस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक एरिया का पूर्वानुमान हमें कंपास नीडल के माध्यम से देती रहती है। तो दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसी को अगले शब्दों में हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेट हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। और वो किस तरह का संबंध रखते हैं, यही कि फॉर द टाइम ऑफ इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, कुछ समय के लिए तात्क्षणिक प्रभाव उस पर रहता है। वो तात्क्षणिक प्रभाव क्या होता है कि जैसे मैग्नेट है तो कंपास लाओगे तो डिफ्लेक्शन होगा, कंपास को बहुत दूर लेके चले जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे उसके फील्ड में लाएंगे, नज़दीक लाएंगे मैग्नेट के, तो जाहिर सी बात है उसमें कंपास में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा और लास्ट स्टेइंग पोजीशन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस होगी। फिर सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, द शेप अराउंड ए मैग्नेट, द शेप अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ एक निश्चित आकार बन जाता है, इन व्हिच इट्स इफेक्ट, जो उसका प्रभाव होता है। जैसे सामान्य शब्दों में आप लोग देखते हैं हर आदमी कहता है ये क्षेत्र हमारा बहुत ही प्रभावशाली है। प्रभावशाली होने का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ का वास मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वही मान्य होगा। ऐसे मैग्नेट के चारों तरफ उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कंपास जैसे एंट्री करता है तुरंत कंपास की नीडल रिफ्लेक्टेड होने लगती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये कंपास मैग्नेट से प्रभावित होकर के मैग्नेटिक फील्ड में रन कर रहा है। मतलब कि इस प्रॉपर्टी को ही हम मैग्नेटिज्म कहते हैं।
तो वही चीजें बताना चाह रहे हैं कि द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ वह स्पेस, वह क्षेत्र, इन व्हिच इट्स इफेक्ट, जहां उसका प्रभाव होता है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसको हम अनुभव करते हैं। कैसे अनुभव करते हैं? क्योंकि कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है, दैट इज इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, और उसके फोर्स को हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैग्नेट से थोड़ा नजदीक रहे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा दूर रहे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। बार बार कंपास नीडल को हम पुश करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम ये क्या कहते हैं, इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस हम डिक्लाइन कर देते हैं कि क्या पोजीशंस इसकी है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। कहाँ ये हाई मैग्नेटिज्म की कंडीशंस में है, कहाँ लो मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है। तो उन सारी चीजों को जानने का एक नया प्रयास होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसमें आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज सामान्य तौर पर जो भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में यूज किए जाते हैं, दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, मेजरमेंट के तरीके होते हैं, उसमें डायरेक्शन गौड़ होती है, डायरेक्शन होती ही नहीं है। लेकिन दूसरी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रेजेंस होता है उसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसका हम मेजरमेंट भी करते हैं और किस दिशा में है, अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, उसी के अकॉर्डिंग हम दिशाओं का चयन करते हैं। और अधिकतर जो कंपास नीडल होती है वो स्टे कहाँ करती, पहले ही आपको बताया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में। तो कहने का मतलब कि इसमें डायरेक्शंस का वेल अप्रोच होता है, जिसके कारण हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एंड इट्स यूनिट इज एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में इसको हम टेस्ला के नाम से जानते हैं। तो टेस्ला इज द रिसेंट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बहुत पॉपुलर है, कई बार कंपटीशंस में पूछी गई है। नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला, जिसको एक अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला के नाते उसका उपनाम टेस्ला रख दिया गया, कि जिससे इस इंजीनियर का अपना रिसर्च भी रहे और साथ में उसके नाम से अगर हम जानेंगे तो उस व्यक्ति की याद भी हमें आती रहेगी कि हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए उसने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने और उसके स्ट्रांग एंड वीक इफेक्ट को पहचानने का हमें एक नया तरीका दिया। तो इस तरह से टेस्ला इसका मैग्नेटिक फील्ड की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। सेम कंडीशन में द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, लेकिन इसके अलावा एक स्मॉलर यूनिट जो होती है वो कहने का मतलब कि अधिकतर इंटरनेशनल सिस्टम जो होती है वो आपकी एमकेएस सिस्टम पर होती है, जिसको आप जानते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। लेकिन जो स्मॉलर यूनिट की बात की जाती है वो अधिकतर सीजीएस यूनिट की जाती है, जो सीजीएस यूनिट अधिकतर चाइना से अप्रोचेस थी। तो उस स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से हम उसको यहाँ पर गॉस के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। तो गॉस उसकी एक छोटी यूनिट के नाम से प्रचलित रही। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो दो यूनिट्स में प्रमुख रूप से इसको डिवाइड किया जाता है। आगे चल करके 10+2 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो कहने का मतलब कि इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, और जैसे जैसे हम क्लास को इम्प्रूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कोर्स काफ़ी कुछ बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर टेस्ला जो इसकी एसआई यूनिट है, स्मॉलर यूनिट के तौर पर गॉस को यूज किए जाते हैं। और 10+2 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह से इमेजिनरी लाइन जो होती है उसकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को सुपरसीड करने की बात करती हैं। कहने का मतलब कि उनका मैग्नेटिक इफेक्ट एरियाज को बताती हैं। दे अराउंड ए मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट के चारों ओर होती हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल,
जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर और साउथ पोल पर जाकर के मिल जाती हैं। दैट इज द बार लाइन सिचुएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बार लाइन इस नाते करना पड़ रहा है कि यह एक सिंपल रेखाओं में चलती हैं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अप्रोच क्या हुआ, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज फ्रॉम साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और फिर साउथ पोल पर आकर के मिल जाती हैं। इसके लिए फिगर आप सामने देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड फिंगर शो कर रही है कि यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाया गया। नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल पर आकर के मिल रही हैं। इस तरह से देखते हैं लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही होती हैं, जो पोल के नज़दीक स्ट्रांग पावर में होती हैं, और जबकि पोल से दूर जब जाते हैं तो वीक पोजीशंस होती है, वीक मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन अब उसमें बात इस चीज़ की होती है कि इनके साथ साथ मैग्नेट कितना हावी है, मैग्नेट का प्रभाव कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक थ्योरी है। बेसिक थ्योरी होने का मतलब कि सामान्य नेचर में हम इसको मानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है और ये लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकलती हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो सराउंडेड एरिया डेवलप होती है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन कहने का मतलब कि एक तरह से कन्वेंशन इफेक्ट ऑफ हीट का आप देखते हैं, संवहन वाली स्थिति। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ कन्वेंशन वर्ड का यूज किया जाता है कि यहाँ भी नॉर्थ पोल से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है और वो समाप्त कहाँ पर होती है, साउथ पोल पर होती है। तो मतलब इनका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। यही ये कहना चाह रहे हैं, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ये लाइनें क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रहती हैं। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक पावर है मैग्नेट का वो परमानेंट बना रहता है, और उसके आसपास जब भी हम कंपास नीडल को रोटेट करते हैं तो वह मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रस्तुत करता रहता है। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। यहाँ देख रहे हैं ए लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर होती हैं। मैक्सिमम होने का मतलब कि ए लॉट ऑफ रेज विल बी जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे आर एंड फ्रॉम द साउथ पोल। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि इस तरह से हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइनें होती हैं वो अधिकतर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और बहुत अधिक संख्या में निकल रही होती हैं। तो उसी चीज को कह रहा है, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स, कि ये कहाँ क्लोज होती हैं, एक कंटिन्यूअस कर्व के साथ साथ, मतलब नॉर्थ से साउथ आती रहती हैं। तो जैसा अभी आपने यहाँ कर्व देखा कि नॉर्थ लाइन से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस साउथ पोल पर मिलती हैं, और कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि जो कंप्लीट पीरियड्स नहीं बना पा रही हैं, और वो कंप्लीट पीरियड्स नहीं बना पाने की स्थिति में क्या होती हैं कि वो अधूरी यहाँ पर दिखाई गई हैं। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, और ये अधिकतर पोल्स के नजदीक होती हैं। वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज स्ट्रांग, जहाँ पर इसके सेंटर के पास जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं वहाँ क्राउडेड होने के नाते वहाँ की फील्ड स्ट्रांग होती है, एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल्स, और जब ये पोल से दूर पर होती हैं तो ये सेपरेट हो जाती हैं, वीक पावर्स होते हैं। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वीक होता है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कहने का मतलब कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इनका आइडियल प्रॉपर्टीज है। तो इस आइडियल प्रॉपर्टीज को भी हमें ध्यान रखना होता है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। नाउ आई विल टेक फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, और ये इनके शेप पर निर्भर होती है। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगर इस तरह से सिंबल दिया गया है मैग्नेट का तो इसके सराउंडेड होगा, और सराउंडेड होगा तो पोल के नजदीक मैक्सिमम
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और जैसे जैसे हम पोल से दूर होते जाते हैं वहाँ वीक मैग्नेटिक पावर होता है। तो सेम कंडीशंस में शेप बताने की बात कर रहा है कि इन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और कंसेंट्रिक सर्किल, ये उसी तरह से प्रदर्शन करता है जैसे कंसेंट्रिक सर्किल होता है। कंसेंट्रिक सर्किल के लिए यहाँ पर सेकंड फिगर्स दिखाया गया, तो लेफ्ट हैंड फिंगर पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये क्या करता है कि ये सामान्य तौर पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करते हैं, क्योंकि इनकी दिशा नॉर्थ टू साउथ ही है। तो नॉर्थ टू साउथ होने का मतलब देख रहे हैं ये क्लॉक नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करते हुए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल जैसा ये मूव करते रहते हैं। जैसे डेकोरेशन लाइट में आपने देखा होगा कहीं कहीं लाइट सेटिंग की जाती है, मालूम होता है कि वेव्स बार बार निकल रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, इस तरह से। तो उनका एक प्रेजेंटेशन है जो अल्टरनेटिव करंट के माध्यम से इसको शो किया जाता है। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होती है, जिस चीज को एक आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा भी हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। डिपेंड ऑन इट्स शेप, जो उसके शेप पर, आकार पर निर्भर करती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, और इस तरह से जो उनका करंट कैरिंग कॉन्सेंट्रिक सर्किल के जैसा शेप बना लेता है। कहने का मतलब जो उसमें कंडक्टर होता है मीन्स लाइक एज ए वायर, वह वायर किस रूप में शेप बना लेता है एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के तौर पर, हुज सेंटर्स लाई ऑन द वायर, जिसका सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है, लाइन ऑफ द वायर। और इस तरह से एक सेंटर बना हुआ होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे पिन की पोजीशंस है, यहाँ करंट दिखा रहा है, ऊपर करंट दिखा रहा है, और बीच में ऐसे सर्किल ड्रॉप कर रही है किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वही डेकोरेशंस को ले सकते हैं जो डेकोरेशंस फंक्शंस वगैरह में किए जाते हैं, कि आप उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वेव्स बार बार इस तरह से निकल रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। तो इस तरह से देखने में डेकोरेशन अच्छा भी लगता है, और वह प्रेजेंटेशन किसी मैग्नेटिक इफेक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा दिखाया जाता है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम कंडीशंस में नाउ आई विल टेक फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड B is directly proportional to I upon R। I upon R से मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, I for electric current। If electric current is increases then magnetic field is increased, and other R is the distance from magnetic field to the wire। और जो R होता है हमारा, R एक लाइक एज ए डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कहाँ से होता है, मैग्नेटिक फील्ड से वायर के बीच की दूरी होती है, और उस वायर की दूरी पर क्या करता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इनकी डिस्टेंस कम होती है, डिस्टेंस बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। कहने का मतलब कि ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और करंट के या पासिंग करंट, कैरिंग करंट जिसे भी कह सकते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका एब्रिविएशन मैंने यहाँ नोट कर दिया है, वेयर आई इज करंट पासिंग थ्रू द वायर। कि आई क्या है, पासिंग करंट होता है जो वायर द्वारा पास होता है, एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ शॉर्ट में कर दिए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड टू द वायर। सेम कंडीशंस में अगला एक पॉइंट आ जाता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब्स रूल। मैक्सवेल नाम के एक फिजिस्ट थे जो एक इन्होंने राइट हैंड थंब्स रूल दिया है, जिसके माध्यम से हम डायरेक्शंस पता करते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और साथ में पासिंग करंट या कैरिंग करंट का। तो कैरिंग करंट सामान्य तौर पर होता है, तो अगर हम इस तरह से अपने हैंड्स को कर देते हैं तो अंगूठा हमारा क्या दिखा रहा होता है, इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहा होता है, और ये फिंगर्स होती हैं वो फिंगर्स हमें क्या करती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही होती हैं, और उनका डायरेक्शन जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट कैसा दिखाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में दिखाता है। इसी नाते हमने यहाँ सिंबॉलिक वे में नोट कर दिया है कि एमएफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज एंड
पासिंग करंट इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होने का मतलब आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट हैंड थंब कि ऊपर की दिशा जो होगी वो इलेक्ट्रिक करंट का होगा, और साथ में जो यहाँ पर सामान्य तौर पर ये जो फिंगर्स हमारी हैं वो फिंगर्स क्या दिखा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होगी वो सामान्य तौर पर राइट हैंड थंब रूल्स के माध्यम से अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को प्रस्तुत करेंगी, और जो हमारा अंगूठा होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा। एक्चुअली उसको दिखाने का एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, इस तरह से मूवमेंट करते हैं। और इसका दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है, सामान्य तौर पर नट बोल्ट आप देखते हैं घरों में, कभी भी नट बोल्ट को टाइट करना होता है तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि बोल्ट को खोलने के लिए क्या करते हैं, उल्टा घुमाने लगते हैं। उसमें कभी चूड़ी भी मिस हो सकती है, या जिस वस्तु को हम खोलना चाह रहे हैं वो खुलती नहीं है। तो फिर हमें चेक करना होता है उसी मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं तो बोल्ट टाइट हो जाता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है बोल्ट खुलने लगेगा। तो सेम सिचुएशन में हम इनका और जगह भी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब्स रूल। तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब्स रूल्स के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है, जो फिंगर्स हमारी शो करती हैं, और थंब्स जो पासिंग करंट होता है या कैरिंग करंट जो होता है उसको शो कर रहा होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ सामान्य तौर पर इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसी पर बेस करता हुआ है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड थ्योरी है। तो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी के साथ फिर अगला वीडियो जो हमारा होगा वो मैक्सवेल राइट हैंड थंब्स रूल रहेगा। साथ में और सारी चीज़ें हम न्यू अप्रोचेस को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और 10th के कोर्स के बाद फिर हम 10+2 स्टैंडर्ड में जब फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो और सारी चीज़ें रिसेंट चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगला वीडियो जो हमारा होगा वो मैक्सवेल राइट हैंड थंब्स रूल पर होगा, और उस पर हम थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।